हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द भारतीय सक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 16 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट हु कैन मेक एन एडमिशन। एडमिशन कौन कौन कर सकता है। Person who can make an admission. First, statement made by a party to the proceeding or by an agent to any such party whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admission. तो सबसे पहले तो parties to the proceeding। आज सपोज ए और बी के बीच एक घर से रिलेटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है, तो वहां पे दोनों पार्टीज जो अपने अपने फैक्ट बता रहे प्रूव कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है या ये प्रॉपर्टी उससे बिलोंग हो रही है, उन दोनों के फैक्ट्स जो है स्टेटमेंट उसको एडमिट किया जाएगा। या फिर अगर उनके कोई एजेंट है जिनको पावर दिया गया टू रिप्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रॉपर पार्टी, तो वहां पे उनके भी स्टेटमेंट को एडमिट किया जा सकता है। Statement made by parties to suits suing or sued in a representative character are not admission unless they were made while the party making them held that character। तो यहाँ पे जो प्रॉपर पार्टीज है, प्रॉपर पार्टी मतलब क्या है कि जिसका डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वो पर्टिकुलर मैटर में, वही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उन्हीं के स्टेटमेंट को एडमिट किया जा सकता है। उनके अलावा किसी थर्ड पर्सन का यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो एडमिट नहीं किया जाएगा। Person who have any proprietary or pecuniary interest in the subject matter of the proceeding and who make the statement in the character of person so interested। अब देखो यहाँ पे उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट यहाँ पे दो है, प्रोप्राइटरी और पिक्यूनरी। प्रोप्राइटरी जमीन, मकान, बिल्डिंग से रिलेटेड, पिक्यूनरी पैसों से रिलेटेड। आज सपोज एक बिल्डिंग जो है उस पे दो लोग क्लेम कर रहे ए और बी कि वो उनकी प्रॉपर्टी है, तो वहां पे दोनों जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है, प्रॉपर पार्टी टू द सूट है। दोनों का वहां पे प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है। और पिक्यूनरी इंटरेस्ट, सपोज आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच और ए ने गुड सप्लाई किया बी को, बट वो रास्ते में ही कहीं चोरी हो गया या फिर लॉस्ट हो गया या डैमेज हो गया, तो बी यहाँ पे डैमेजेस क्लेम कर रहा है, पैसों से रिलेटेड पिक्यूनरी इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है, तो वहां पे वो प्रॉपर पार्टी टू द सूट हो जाएगा। Person from whom the parties to the suit have derived their interest in the subject matter of the suit are admission if they are made during the continuance of the interest of the persons making the statement। अब यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, persons from whom the parties to the suit have derived their interest। आपके पास पहले इंटरेस्ट नहीं था बट किसी कारण से अब आपका वहां पे इंटरेस्ट क्रिएट हो जा रहा है। तो कैसे, सक्सेशन के बाद अगर कोई फादर की प्रॉपर्टी है तो वहां पे डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वहां पे फादर प्रॉपर पार्टी थे। बट फादर के डेथ के बाद, अभी सपोज वो प्रोसीडिंग चल ही रहा है कोर्ट में, फादर के डेथ के बाद उनके जो सन या डॉटर्स है उनको वहां पे इंटरेस्ट डिराइव किया जाता है, वहां पे क्रिएट हो जाएगा, तो वहां पे वो प्रॉपर पार्टीज टू द सूट हो जाएंगे। Parties to the suit or proceeding, the general rule both in civil and criminal cases is that any relevant statement made by a party is evidence against himself। तो देखो, पार्टीज टू द सूट और प्रोसीडिंग प्रॉपर पार्टीज होनी चाहिए, चाहे हम लोग सिविल की बात कर रहे हो या क्रिमिनल की। अगर वो प्रॉपर पार्टी है तो उसके स्टेटमेंट को एडमिशन किया जाएगा। आज क्रिमिनल केस की बात करें तो अगर बी ने ए को मारने की कोशिश की और ए कोर्ट में जाके ये बयान देता है कि बी ने उसको मारने की कोशिश की है, तो उसके स्टेटमेंट को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर पार्टी टू द सूट है, वो प्रॉपर कंप्लेनेंट यहाँ पे है। तो जितने भी पार्टीज जिसका कोई इंटरेस्ट है या डायरेक्ट रिलेशन है वो फैक्ट ऑफ इश्यू से रिलेटेड, तो वहां पे उनके स्टेटमेंट को एडमिट किया जाएगा। Statements made by parties to the suit or proceeding which suggest an inference as to a fact in issue or relevant fact can be proved against them as admission। What is admitted by a party to be true must be presumed to be true unless the contrary is shown। No man would declare anything against himself unless it were true। Persons who are not parties on the record but who are interested in the subject matter of the suit are considered by the law as real parties in interest, and accordingly their admission have the same weight as though they were parties to the record।
अब यहाँ पे सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट को एडमिट किया जाएगा, जो फैक्ट इन इश्यू है या रेलेवेंट फैक्ट है, उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स को एडमिट किया जाता है, उसके अलावा नहीं। एडमिशन जो है वो रेलेवेंट पार्टीज यहाँ पे कर सकती है, और जो भी वो स्टेटमेंट बोल रहे हैं कोर्ट में, उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो सही बोल रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल ऑपोजिट पार्टी उसको डिस्प्रूव कर दे। कोर्ट मान लेती है कि आप जो भी बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो, अनलेस एंड अदरवाइज ऑपोजिट पार्टीज जो है उसको डिस्प्रूव करने के लिए रिलेटेड एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स वहां पे दे देते हैं। यहाँ पे अगर कोई पार्टीज का नाम इंक्लूड नहीं है प्रोसीडिंग में, बट उसका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट वहां पे क्रिएट हो रहा है, तो उसको भी पार्टीज बनाया जा सकता है बाय द लॉ। मतलब यहाँ पे कोर्ट अलाउ कर सकती है कि उसका नाम पहले नहीं थे पार्टीज में, बट अब उसका इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो उसको भी एडमिट किया जा सकता है एज द प्रॉपर पार्टी। A statement made by a party in a former suit between the same or different parties is admissible. An admission made by a party in a suit may not be used as evidence against the party in another suit. A statement made by a party in a pleading cannot be evidence in subsequent proceedings before a court of law unless it amounts to an admission. अब देखो, कोर्ट में आपको काफी सारी चीजें बोलने के लिए अलाउ किया जाएगा, बट वही स्टेटमेंट जिसको कोर्ट ने एडमिट किया हुआ है, उसी उसी स्टेटमेंट को फर्दर आगे जाके प्रोसीडिंग में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया जाता है बाय द कोर्ट, तो वही स्टेटमेंट आप आगे प्रोसीडिंग्स में कभी भी यूज नहीं कर सकते। तो जो स्टेटमेंट को एडमिट किया जा रहा है बाय द कोर्ट, उसी स्टेटमेंट पे आप आर्ग्यू या डिफर कर सकते हैं फ्यूचर में। बट अगर उसको इनिशियल स्टेज पे ही कोर्ट ने डिसमिस कर दिया या रिजेक्ट कर दिया उसको एडमिट करने से, तो वो स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप फ्यूचर में नहीं कर सकते। The phrase "the party to the proceeding" in Section 16 includes not merely the plaintiff and defendant in a civil case, but also the accused in a criminal case. It takes in also a complainant in a non-cognizable case. In cognizable case, however, a complainant becomes a witness. तो यहाँ पे देखो, प्रॉपर पार्टीज टू द सूट, यहाँ पे दोनों सिविल और क्रिमिनल की बात कर रहे हैं। सिविल में प्रॉपर पार्टी कौन कौन से? प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। जो पहले प्लेन फाइल कर रहा है वो प्लेंटिफ है, और जो रिटन स्टेटमेंट दे रहा है वो डिफेंडेंट है। और अगर क्रिमिनल केस की बात करें, तो यहाँ पे जो कंप्लेन कर रहा है वो कंप्लेनेंट है, और जिसके खिलाफ कंप्लेन किया जाता है वो यहाँ पे एक्यूज्ड है। बट जहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वहां पे गवर्नमेंट खुद कंप्लेनेंट हो जाता है, और वो भी वहां पे प्रॉपर पार्टीज कहलाएगा। तो इन सारे पार्टीज के जितने भी स्टेटमेंट है, बयान है, उसको एडमिट किया जाएगा। A statement by a plaintiff in the evidence can be treated by the defendant as an admission and used against the plaintiff. The statement made by a co-plaintiff admitting the case of the defendant squarely bind the other plaintiff. आज अगर ए व्यक्ति कुछ बोल रहा है, तो यहाँ पे बी जो उसके ऑपोजिट पार्टी में, वही सेंटेंस को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। आज अगर ए व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने खून होते हुए नहीं देखा था, तो बी यहाँ पे उसी स्टेटमेंट को डिफर करने के लिए उसके अगेंस्ट में यूज कर सकता है। बट तुम तो वहां पे मौजूद थे, सीसीटीवी कैमरा में तुम्हारा फोटो भी था कि उस वक्त तुम वहां पे मौजूद थे, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि उस वक्त मर्डर के वक्त तुम वहां पे मौजूद नहीं थे? तो उसी की स्टेटमेंट को उसके अगेंस्ट इस्तेमाल ऑपोजिट पार्टीज यहाँ पे कर सकती है। Admission by agent of a party. Admission made by an agent in the course of business shall be binding on the principle of vicarious liability, and also according to the maxim Q per alium facit scipsum facere videtur. He who does an act through another is deemed in law to do it himself. एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जिसको यहाँ पे प्रिंसिपल हायर करता है उसके बिहाफ पे काम करने के लिए। आज सपोज जेठालाल बिजनेसमैन है, ठीक है, उसका खुद का बिजनेस है, वो प्रिंसिपल है। बट अगर आज वो बागा को या नट्टू काका को कोई काम सौंपता है कि तुम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे कुछ सामान खरीद सकते हो या बेच सकते हो, तो यहाँ पे नट्टू काका या बागा एजेंट के तौर पे रोल प्ले कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग एज एन एजेंट फॉर द प्रिंसिपल। यहाँ पे एजेंट नट्टू काका हो गए, और यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो जेठालाल है। तो यहाँ पे अगर कोई भी लॉस हो रहा है या कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, इट विल बी डन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल बाय द एजेंट। नट्टू काका कर तो रहे काम, बट किसके
बिहाव पे कर रहे हैं, जेठालाल के बिहाव पे कर रहे हैं, तो वहां पे वो एजेंट के जितने भी स्टेटमेंट होंगे उसको भी यहाँ पे एडमिट किया जा सकता है. The admission of an agent are admissible against the principal because the principal is bound by the act of his agent done in the course of business and within the scope of his authority. It should be borne in mind that admission of the agent binds the principal only when made during the continuance of the agency. Section 16 of the Evidence Act lays down that a statement by an agent whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized is admissible. अब देखो, एजेंट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखा जाता है कि क्या प्रिंसिपल ने, जो मास्टर है, उसने एजेंट को हायर किया था या नहीं किया था. किया था तो कितने टाइम पीरियड के लिए किया हुआ था, वो टाइम ड्यूरेशन में उसने जो जो काम किए हुए वो सारे स्टेटमेंट को एडमिट किए जाएंगे. बट जैसे ही वो एजेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, उसके बाद अगर एजेंट कोई भी काम कर रहा है तो वो प्रिंसिपल के खिलाफ यूज नहीं किया जा सकता. From it, it becomes clear that firstly, the fact of agency must be proved. तो देखो, एजेंट के कोई भी स्टेटमेंट को एडमिट करने के लिए सबसे पहले एजेंसी वहां पे है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं दोनों के बीच ऑफ एजेंसी, वो पहले आपको प्रूव करना होगा, तभी जाके एजेंट के जितने भी स्टेटमेंट है उसको एडमिट किया जा सकता है. सेकेंडली, दैट द एजेंट मस्ट बी ऑथोराइज टू मेक द स्टेटमेंट. ऑथोराइज मतलब प्रिंसिपल ने उसको पावर दिया है, डेलीगेट किया है, उसके बिहाव पे वो सारे स्टेटमेंट दे सके कोर्ट में या ट्रांजेक्शन कर सके. एंड थर्डली, द स्टेटमेंट मस्ट बी मेड ड्यूरिंग कंटिन्यूअंस ऑफ द एजेंसी. बाय टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हिज ऑथोरिटी टू मेक एडमिशन सीजेस. तो जितने टाइम तक वो एजेंट रहा प्रिंसिपल का, तब तक वो स्टेटमेंट जितने भी दे रहा है वो एडमिट किए जाएंगे. बट जैसे ही वो एजेंसी टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट दे रहा है एजेंट, वो एडमिट कोर्ट में नहीं किया जा सकता. Admission by counsel or solicitor. If a client appoints an advocate, a pleader, an attorney, or a counsel and gives him full authority to conduct his case and gives him full information about facts, then the admission made by such a counsel under his signature without some serious mistake is conclusively binding upon the client and cannot afterwards be withdrawn. In Shankar Lal versus Motilal, it has been held that admission by the counsel of a party on a point of law is not binding on the party and amounts to no more than his view then the question is agreeable. अब देखो, यहाँ पे बात करें एडमिशन बाय काउंसिल और सॉलिसिटर. आज देखो, कोर्ट में जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एडवोकेट, प्लीडर, एटर्नी. तो देखो, वहां पे जब भी कोई एफिडेविट आपने देखा होगा उसमें लिखा होगा फ्रॉम फ्रॉम पैरा 1 to 9, I believe it to be true of my own knowledge affidavit में, and from para 10 to 15 I believe it to be true on the advisory of my advocate. तो यहाँ पे देखो, आप अपने एडवोकेट पे आप उसको रिलाई कर रहे हो, आप उसको अथॉरिटी दे रहे हो कि आप मेरे बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो और जो भी लॉ पॉइंट आपको ठीक लग रहा है, सही लग रहा है, वो आप रिप्रेजेंट मेरे बिहाफ पे कर सकते हैं. और हम उनकी सिग्नेचर भी वहां पे लेते हैं, क्लाइंट की सिग्नेचर भी लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि उन्होंने हमें ऑथोराइज किया हुआ है. वकालतनामा, वीपी जिसे कहा जाता है, वहां पे भी वही चीज है कि वहां पे क्लाइंट्स की सिग्नेचर होती है एट द एंड, ताकि पता चले कि उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है. तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पावर अगर क्लाइंट हमें दे रहे हैं, दैट इज टू एन एडवोकेट, प्लीडर और अटर्नी, तो उनके बिहाफ पे जो भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं बाय द एडवोकेट इन द कोर्ट, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एडमिशन ऑन बिहाफ ऑफ द client representing by the solicitor or advocate or pleader. Admission by partners. Partners have joint liability in the business partnership where several persons are engaged in one common business or dealing. A statement made by one of them with reference to any transaction which forms part of the joint business has always been held to be admissible as evidence against the other. Each member of a firm being the agent of the other for all purposes within the scope of partnership business, admission by one member are binding on all. आज देखो, सपोज 5 लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म एस्टैब्लिश किया हुआ है. आज हर एक इंडिविजुअली अपने अपने तरीके से क्लाइंट को अट्रैक्ट कर रहा है और उसमें बिजनेस लेके आ रहा है. तो वहां पे अगर कोई एक इंडिविजुअल
बाकी सब के बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पार्टनरशिप फर्म को, और वहां पे कोई प्रॉफिट ला रहा है, सो दैट पर्टिकुलर बिजनेस विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल अदर पार्टनर्स। तो यहाँ पे जो भी एक पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है वो बाकी पार्टनर्स पे भी बाइंडिंग रहेंगे, इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल अदर पार्टनर्स एज वेल। Admission by minister or officer or subordinates. When the minister of any portfolio of government made admission, it is binding on the government. आज गवर्नमेंट के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी ऑफिसर्स अगर ऑफिशियली या कोर्ट में आके बयान कर रहे हैं कि हमने ऐसा रूल बनाया हुआ है, हमारा ये नोटिफिकेशन है, ये हमारे रेगुलेशंस है, तो वहां पे वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? गवर्नमेंट को। एंड द स्टेटमेंट गिवन बाय सच मिनिस्टर और ऑफिसर इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। फिर वहां पे गवर्नमेंट मुकर नहीं सकती कि नहीं हमने इसको अथॉरिटी या पावर नहीं दिया था। अगर उन्होंने प्रॉपर अथॉरिटी और पावर दिया हुआ है और उसको डेलीगेट कर रहे अपने पावर्स, तो वहां पे गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो जितने भी मिनिस्टर्स या ऑफिसर्स जो भी स्टेटमेंट या काम कर रहे हैं, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। Admission in a representative character, where the party sues or is sued in representative capacity as trustee, executor, administrator, manager, or the like. The representative is different from the ordinary capacity, and only admissions made in former quality are receivable. Representative character means that a person is representing another or others or an estate and not acting on his own behalf or personally. A statement of admission made by the managing director shall be binding against the company which he represents in a representative character. However, any statement made after he ceases to hold such representative character cannot be an admission. अब देखो, admission in a representative character, सपोज रिलायंस कंपनी की बात करते हैं, तो रिलायंस कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, बट यहाँ पे उसको डायरेक्ट कौन कर रहा है? डायरेक्टर कौन है या फिर उसका सीईओ कौन है? तो यहाँ पे मुकेश अंबानी है। तो मुकेश अंबानी अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में। कोर्ट में अगर कोई भी केस चल रहा है या फिर केस वो करवा रहा है किसी के अगेंस्ट, कंप्लेन उसने फाइल की है, तो वहां पे वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंपनी, दैट इज रिलायंस। तो यहाँ पे सपोज कोई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के भी जो ट्रस्टीज होते हैं या फिर उसके जो वाइस चांसलर होते हैं, वो अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, तो वहां पे वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो वहां पे उसको अलाउ किया जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी या बिल्डिंग खुद आके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कोई नेचुरल पर्सन चाहिए होगा वो कंपनी, वो फर्म, वो इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उस वक्त जिस पद पे, जिस पोजीशन पे किसी पर्सन को हायर किया गया है एज अ मैनेजर, डायरेक्टर और एनी रिप्रेजेंटेटिव कैन रिप्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ सच कंपनी, बट जब तक वो टेन्योर पीरियड में है तब तक ही उसको एडमिट किया जाएगा। जैसे ही उसको सीज किया जाता है वो पोजीशन से, मतलब हटा दिया जाता है, उसके बाद वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं रहेगा, चाहे वो ट्रस्टी हो, एग्जीक्यूटर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो या मैनेजर हो। अगर वो पोजीशन से उसको हटा दिया जाता है उसके बाद वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में नहीं रहता है। Admission by persons having any proprietary or pecuniary interest. Statement made by persons having proprietary or pecuniary interest in the subject matter of proceeding, such as joint owner of a property, co-defendants, partners to the document of mortgage deed, gift deed, title deed, etc., are admission. If the statements were made, the continuance of the interest of the person making the statement at the time when the statement was made, the person must have been interested in the property. This rule is founded on the legal principle that persons searched jointly are seized of the whole. The admission of the one is the admission of other. A foundation first be laid by showing prima facie that a joint interest exists. In a partnership, a statement of admission made by one partner shall be binding against the other partners, since the person making the statement of admission has proprietary and pecuniary interest in the partnership property. तो इसके पहले भी मैंने बताया था कि एडमिशन किसका हो सकता है? जिसका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट मैटर में। इंटरेस्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी होता है, हो सकता है सब्जेक्ट मैटर, या पैसों से भी रिलेटेड यहाँ पे हो सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एग्जांपल भी मैंने कहा था, आज ए और बी एक ही प्रॉपर्टी में क्लेम करे, दोनों क्लेम करे कि ये उनकी प्रॉपर्टी है रिस्पेक्टिवली, तो वहां पे दोनों का इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो उनकी जितनी भी स्टेटमेंट है उसको एडमिट किया जाएगा।
पिक्यूनरी इंटरेस्ट, आज सपोज ए ने बी के लिए काम किया, ठीक है, उसने सर्विस प्रोवाइड किया है, बट बी ने पैसे नहीं दिए अभी तक ए को, तो यहाँ पे ए का पिक्यूनरी इंटरेस्ट मतलब पैसों से रिलेटेड इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो वो डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे ए दे रहा है वहां पे उसको एडमिट किया जाएगा. And lastly, admission of persons having joint interest. Statement made either by parties interested or by persons from whom the parties to the suit have derived their interest are admissible only if they are made during the continuance of the interest of the persons making the statement. The principle is that when several persons are jointly interested in subject matter of the suit, an admission of any one of these persons is receivable not only against himself but also against other defendants, whether they be all jointly suing or being sued, provided their admission relates to the subject matter in dispute and be made by declarant in his character of a person jointly interested with the party with whom the evidence is tendered. अब देखो यहाँ पे जॉइंट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं. सपोज फादर ए हैज टू किड्स, बी अ सन एंड सी अ डॉटर. फादर की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी दोनों को मिल रही है, दोनों को इक्वल हिस्सा मिल रहा है. किसको? बी को और सी को, जो सन एंड डॉटर थे ए के. तो देखो यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी पे दोनों का जॉइंट इंटरेस्ट है. तो अगर बी कोर्ट में कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे पापा की थी और उनके मरने के बाद हम दोनों को ये प्रॉपर्टी मिल रही है, हिस्सा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे सी ऐसा कोर्ट में नहीं बोल सकते कि ये प्रॉपर्टी पापा की नहीं, मेरे मम्मी के नाम पे थी और उनसे हमें ये प्रॉपर्टी मिली है. अगर दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट दे रहा है, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टी ऑल्सो. चाहे दूसरे पार्टी ने ये स्टेटमेंट बोला हो या नहीं बोला हो, दोनों पे वो अप्लाई करेगा. इट हैज टू बी इक्वल, इट हैज टू बी एप्लीकेबल टू बोथ द पार्टीज. वरना क्या होगा कि दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे और कोर्ट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगी कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है. तो यहाँ पे वो सिनेरियो क्रिएट ना होने पे, जहां पे भी जॉइंट इंटरेस्ट है, one party statement will be applicable or will be used against the other parties who are having a joint interest in that property. तो यहां पे सेक्शन 16 ऑफ बीएनए एक्ट खत्म होता है. थैंक यू.